चीन बौखलाया हुआ है और भारत लगातार उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ JKS परिहार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ विवेक मिश्रा है, फॉरेन एक्सपर्ट, और पंकज श्रीवास्तव हैं, चीन मामलों के जानकार। इसके अलावा BK खन्ना है, डिफेंस एक्सपर्ट। आप चारों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पे। सबसे पहले परिहार जी, आपके पास आऊंगा। ये चीन की बौखलाहट जो है वो क्यों दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? देखिए, चीन का जो है उसकी विस्तारवादी अतिक्रमण की गतिविधियां कई महीनों से चल रही हैं और जिस तरह से उसने गलवान वैली, डेप्सांग और पेंगोंग में पहले अतिक्रमण करा, उसके बाद जिस तरह से भारतीय फौज ने और हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने उसका पुरजोर जवाब दिया है और आर्मी का जितना डिप्लॉयमेंट हुआ, एयरफोर्स हमारे एक्टिव हो गए पूरे LAC पे, तो चीन की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है। चीन की कोशिश ये थी कि अक्टूबर नवंबर में ठंड के शुरू होने के पहले जितना वो अतिक्रमण कर ले और लॉजिस्टिकली अपने आप को बहुत ज्यादा वो ताकतवर पोजीशन में रख ले। पर भारत के तैयारियों से उसके जो मंसूबे हैं वो गिरते नजर आ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा जो उनके ऊपर गलवान वैली में जो मुठभेड़ हुई थी 15-16 जून की रात को, उसके बाद में सबसे बड़ा अटैक जो ब्लैक टॉप पे हमने उनका रोका है और जिस तरह से ब्लैक टॉप को ले लिया है वो चीन बिल्कुल बौखला गया है। और रिजांगला का जो इलाका है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो रिजांगला में नवंबर 1962 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें चीन के 5000 सैनिकों का मुकाबला जो है हमारे जो करीब 150 लोगों ने किया और जिसमें मेजर शैतान सिंह जो थे उनको परमवीर चक्र मिला था उनकी शहीदी के लिए। तो रिजांगला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो चीन इस तरह की हरकतें करता रहेगा और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि चीन के बारे में एक ही बात सही है कि उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगले 2 महीने वो पूरी कोशिश करेगा कि भारत के कुछ और इलाकों पे वो अपनी बढ़त बनाए और ताकि वो आगे बढ़े। तो चीन आपको बातचीत के जाल में लटका के रखेगा और अपनी गतिविधियों को बढ़ाता रहेगा, मगर अब उसको भारत ने जवाब देना सीख लिया है और ये जो हमारे एग्रेसिव पोस्चर आर्मी ने और नेतृत्व ने लिया है वो चीन को बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है खन्ना साहब, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी एक तो आप सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं भारतीय इलाके में और फिर कहते हैं कि भारत आपको उकसा रहा है, भारत ऐसा कर रहा था। ये है चीन। क्योंकि ये उसके अपनी जो रोमांटिक ऑडियंस के लिए है और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है बेसिकली। और दूसरा जो है अभी उनको ने एक ही मैं बताना चाहूंगा कि उस एरिया के अंदर एक तो ये बीच में झील है, बहुत बड़ी झील है और चारों तरफ से उनके हिल्स हैं और ज्यादातर जब भी लड़ाई के जितना हाइट आप पकड़ोगे उतना ही वो अच्छा कामयाब रहता है। ये जो अभी हाइट जो हमने अभी पकड़ी है थोड़े दिनों पहले, और वो हाइट जो है ना पहले हम उसको ऑक्यूपाई करते थे ना चाइना। अब चाइना चाहता था कि वो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उससे पहले कि वो उसको ऑक्यूपाई करे हमने जाकर उसको ऑक्यूपाई कर दिया, तो इसलिए वो थोड़ा सा बुखला गया है। अब वो चाहता है कि वो उसको वापस ले जाए। इस वजह से उन्होंने सैटरडे को भी जो है कुछ एक हरकतें की कि अपने आदमी को भिजवाएगी तो चलो इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब वैसे डायरेक्ट फायर नहीं किया, हवा में फायर कर दिया। हवा में फायर किया ऐसे कोई थोड़ा कोई जो है ऐसे कोई है नहीं है कि सिविलियन क्या भाग जाएंगे वहां से हवा में फायर करने के लिए। तो वो उन्होंने देखा कि उसके अंदर हो सकता है कि उन्होंने जवाब दिया, हो सकता है ना दिया, हमें नहीं पता। पर इसके बाद कहने का मतलब कि वहाँ पर वो जो है इंडियन पुलिस ने उनको वैसे ही जो है जवाब दिया है और वहाँ पर उनको वापस वो चले गए हैं। तो कहने का मतलब है वो स्टेटस को वहाँ पर ही रह गया है। अभी जो है लड़ाई के अंदर भी कुछ एक समय होता है खासतौर पर, जब तक और वो हमारे पास में समय है अभी से लेकर जो है नवंबर के अंदर दिसंबर तक ही है। उस दौर में थोड़ा ज्यादा जो है बर्फ वगैरह पड़ जाएंगी तो उसके बाद में जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसके ऊपर कोई भी जो है वॉर किया जा सके। तो इसी वजह से उनको ये 2 महीने हैं इसके ऊपर वो चले जाए। एक चीज मैं आपका ये ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये चाइना कर तो रहा है ये सब कुछ। ये जो है पिछले 62 क्यों कह रहा है कि अरुणाचल मेरा है, क्यों कह रहा है कि ये हमारा ये एक्शन चेंज एरिया है रहने के लिए। तो ये अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो तो 1842 और 1844 के अंदर एक ओपियम वार हुई थी जिसके अंदर इंपीरियल चाइना जो है डिफीटेड हो गए थे और उसके बाद में कुछ एरिया जो है वो ब्रिटिश ने ले लिया था और उसके अंदर उन्होंने अपना यह है एक चाइना और इंडिया के बीच में ये तिब्बत क्रिएट किया था जिसको मतलब जो है बफर जोन कहा जाता है।
और वो अपना एरिया कितना चाहिए। अब वो चाइना ये चाहता है कि हम जो पिछले टाइम के अंदर जो था 1842 के अंदर वो पूरा हमारा एरिया है। ठीक है। और वो मतलब जो है इसकी थोड़ा बातें रिपीट की जा सकती है। बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ 1962 के बाद से भी हो चुका है। दूसरी चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 1962 और 60 जो है अभी तक जो है 2020 के अंदर है, बहुत फर्क है। दूसरा जो है चाइना ने कोई मेजर वॉर नहीं लड़ी है 62 के बाद में जी, जबकि इंडिया के अंदर जो है इंडियन के जो सोल्जर्स वगैरह है हम खुद रहे हैं। मतलब जो है एरिया के अंदर रहते हैं और अपना श्रीनगर के अंदर मैं कमांड कर रहा था इसमें जेंगे में किया तो कहने का मतलब जो है हमारे पास में बहुत फर्क है। हमारी जो ट्रुप्स हैं वो जो है बैटल हार्डन हैं, अब उनको मतलब जो है और उनके जी, ठीक है सर, ऐसा हैं वो टिपिकली हैं, वो मोटिवेटेड है, वो छोड़ेंगे नहीं लेने के लिए। इन्हें सोचे तो छोड़िएगा तो वो तो 22 वाले तो उनके पास उनको तो हाँ चाहेंगे, पहला उनको मौका मिला है कि चाइनीज के साथ तो करने के लिए, तो वो तो ये इस बार पूरी तरह से पिटेंगे अगर उन्होंने कुछ किया भी कुछ और हटते करने। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सिर्फ उन्होंने इंटरनेशनल और अपने जो ऑडियंस है उनको बताने के लिए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इंडिया ही कुछ कर रहा है, उसी के लिए ये सब कर रहे हैं और ये हद तक करते रहेंगे 2 मिनट तक, ये देखिएगा। ठीक है। विवेक मिश्रा, राजनाथ सिंह चूंकि शंघाई सहयोग संगठन में गए, वहां पे बैठक में चीनी विदेश मंत्री भी थे और उन्होंने कहा कि चीन की ये पूरी कोशिश करेगा कि एलएसी पे तनाव कम हो। एक तरफ तो ऐसी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरकतें जो है नापाक वो सबके सामने है, क्या समझें इसको? देखिए, जब राजनाथ सिंह जी वहां गए थे तो ये चीन की मंशा क्लियर थी कि वहां कुछ ऐसा बात नहीं होने वाला है और वहां कुछ रेजोल्यूशन नहीं होने वाला है। दोनों पक्ष अपनी अपने साइड के जो पक्ष हैं वो रखेंगे और वही हुआ। और ये भी और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई ढीली बरती एलएसी पे, यहाँ पे तैनाती इनफैक्ट प्रीएम्प्टिव हो रहा है। जो 29 की रात से लेके अभी तक हुआ है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है भारतीय सेना का, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और वो जो देप्सांग में, नॉर्थ में देप्सांग है, वहां पे काफी करीबन 17 से 18 किलोमीटर लोग कह रहे हैं कि वो कभी अंदर आ गए थे, अभी थोड़ा पीछे गए हैं। तो वो जो प्रीएम्प्शन था उसका एक करारा जवाब है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक संतुलन है नॉर्थ और साउथ के बीच में एलएसी पे, ये बहुत ही अच्छा भारत ने अपने ओर कर लिया है। क्यों इसका ये फायदा होगा कि ये जो चुशुल और मोल्डो पे जो बातें हो रही है उस पे एक वेंटेज पॉइंट इंडिया को अब मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक वेंटेज पॉइंट चाइना के पास था कि नॉर्थ में, अब साउथ में इंडिया के पास भी वेंटेज पॉइंट है। अगर यहाँ से विड्रॉवल भी होता है तो म्यूचुअली होगा, वो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल जो पूरा एलएसी है उससे एक बैलेंस तरीके का जो है संतुलन और नॉर्थ और साउथ के बीच में प्रीएम्प्शन के थ्रू इंडिया ने कर लिया है। ठीक है। पंकज श्रीवास्तव, पिछले कई दिनों में एक तरफ तो जंग कोरोना से है और कोरोना जैसी महामारी भी चीन की ही देन है, ऐसे में दुनिया उससे जूझ रही है और दूसरी तरफ चीन खुद यहां भारत के साथ ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है, बौखलाहट की क्या वजह लगती है? देखिए राजेश जी, बौखलाहट की जो वजह आप बता रहे हैं वो सिर्फ कोरोना नहीं है। कोरोना तो एक बहुत बड़ा कारण है ही, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। मसलन वर्ष 2016 में शी जिनपिंग का खुद को चीन का प्रीमियर घोषित कर देना लाइफ टाइम के लिए, आजीवन। ठीक है, तो सीपीसी वहां पर एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसमें 2 फाड़ हैं। एक तो शी जिनपिंग के साथ है और एक दूसरा खेमा है जो कि 2016 से ही इसके विरोध में है जी। और अंदरूनी कलह जो है इनमें काफी है। और इसे देखते हुए शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार चीन से हटाने के नाम पर अपने विरोधियों को सफाया भी शुरू कर दिया था 2016-17 के बाद से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका से जो व्यापारिक जंग इनकी चल रही है, $378 बिलियन का इनका नुकसान हर साल हो रहा है, उसकी वजह से जो इनके यहाँ प्रोडक्शन की एक लॉबी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है, जो सामान बना करके एक्सपोर्ट करती है, वो लॉबी भी शी जिनपिंग के खिलाफ हो रही है। लेकिन चीन में एक खासियत है, जैसे भारत में हम धरना प्रदर्शन करते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, चीन की एक पुरानी आदत है कि वो बोलते कुछ नहीं है। जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन है, अपने चीजों को छुपा के रखना और भीतर घात कर देना, ये उनकी खासियत है। अगर आप इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो 544 ईसा पूर्व में इनके एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, फिलोसोफर तथाकथित
वो हुए थे जिनका नाम था सुन त्सू। उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर नाम से किताब लिखी थी, जो कि दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमीज में आज पढ़ाई जाती है। ये हमारे गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और जब गौतम बुद्ध हमारे यहाँ भारतवासियों को करुणा, दया, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे थे, जीवों के प्रति दया, ये सब पढ़ा रहे थे, उस समय सुन त्सू चीनियों को क्या पढ़ा रहे थे कि आप किस तरीके से युद्ध को उस समय तक टालते रहिए जब तक कि आपका पलड़ा दुश्मन के सामने भारी ना हो जाए। ठीक है। और इस बीच में अपने जासूसों का इस्तेमाल करके दुश्मन की टोह लेते रहिए, और अगर दुश्मन भारी है आपके समय, तो उस समय अपनी तलवार निकाल के उसके चरणों में रखिए और साष्टांग लेट जाइए जब तक कि आप उससे बदला लेने के लिए ताकतवर ना हो जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें सुन त्सू सिखा रहे थे। तो ये फर्क वहां से आप देखिए, और ये चीजें चीन के राजवंशियों ने समय समय पर अपनाते रहे, चाहे वो युआन डायनेस्टी, मतलब वो सब वो इतिहास की बात है। अच्छा, इस समय क्या हो रहा है कि चीन में 60% हिस्सा जो है उनकी अर्थव्यवस्था का, वो तो जा रहा है एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट कोरोना की वजह से ठप पड़े हुए हैं। तो चीन में अभी अंदर खाने बहुत ज्यादा असंतोष फैला हुआ है जी। उस असंतोष को रोकने के लिए राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करना ही एकमात्र रास्ता है जिसकी वजह से पूरे चीन को इस मुश्किल घड़ी में एकजुट रखा जाता है। नहीं तो यानी ये जो एक बात कही जाती है कि जब जनता आपसे जवाब मांगे सरकारों से या बुनियादी मुद्दों पे सवाल पूछे तो उन्हें राष्ट्रवाद में उलझा दो, ये चीन इस वक्त कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, चीन इस समय यही कर रहा है। और सुन त्सू की ही एक बात का उदाहरण देते हुए मैं कहना चाहूंगा, सुन त्सू ने एक और बात कही थी कि जब आप ताकतवर हैं तब तो आप एकदम माइल्ड बने रहिए, बहुत सौम्य बने रहिए, विनम्र रहिए, और जब आप अंदर से एकदम कमजोर हैं तो बाहर दिखाने के लिए आप आक्रामक रहिए, आक्रामकता दिखाइए। तो अभी जो चीन की हालत है आर्थिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, ये बहुत ही अंदर से डामाडोल है। ठीक है। इसे दबाने के लिए चीन दुनिया को अपनी आक्रामकता दिखा रहा है। उसके रूस के साथ भी सखालिन आइलैंड को लेकर विवाद है, शेंकाकू आइलैंड को लेकर के जापान के साथ विवाद है, जिसे ये त्साओयू द्वीप बोलते हैं चीन वाले। अभी नेपाल की जमीन भी कुछ इन्होंने हड़प की, आपको मालूम होगा, तिब्बत से लगा हुआ जो नेपाल का इलाका है। भारत के साथ गलवान में इन्होंने हमला किया है। उसके अलावा अभी देखिए भारत के साथ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 3 देश भी एक होकर के आए हैं। ठीक है। ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम के साथ भी इनके जमीनी विवाद चल रहे हैं, जिनसे कि इनकी कहीं सीमा, वियतनाम को अगर आप छोड़ दें तो कहीं से इनकी सीमा नहीं मिल रही है, बावजूद इनके चीन के साथ बाकी देशों के सीमा विवाद हैं। ठीक है। परिहार जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों में पहले गलवान में भारत और चीनी सेना आमने सामने आई, 29-30 सितंबर को एक बार फिर झड़प हुई और 7 सितंबर को एक बार फिर, अब तो ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि गोली भी चली, यानी 45 साल बाद बताया जा रहा है कि गोली भी वहां पे चली है। ऐसे में चीन को सबक सिखाने का अब क्या रास्ता होना चाहिए, क्योंकि आज वो भारत नहीं है जो पहले का था 62 का, अगर चीन इस गलतफहमी में हो तो। देखिए, पहले तो मैं पंकज जी ने जो विश्लेषण किया है मैं उनको बधाई दूंगा। उन्होंने काफी विस्तृत रूप से चीन की आर्थिक स्थिति और दूसरे जो पहलू है उनको बहुत ही शानदार तरीके से रखा है, मैं साधुवाद देता हूँ। मगर मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा, और आपके सवाल के जवाब में भी, कि चीन का जो है वो खाली छोटे मोटे उसको लेके वो काम नहीं करते, वो लंबी, और चीन का जो डॉक्ट्रिन निकला हुआ है उसके हिसाब से 2030 से और 2040 के बीच में अगर चीन को आर्थिक और सामरिक रूप से वर्ल्ड पावर बनना है तो उसको सिर्फ एक ही देश रोक सकता है, वो है भारत, और एशिया में भी और विश्व में भी। तो इसलिए भारत के पीछे उनके ये रहेगा ही। जिस तरह से लद्दाख में इन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई की है जी, उसमें उनके मंसूबे बिल्कुल साफ थे, क्योंकि धारा 370 के निकलने के बाद में उनको ये लगने लगा था कि भारत जो है वो अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान में भी कार्रवाई कर सकता है। अक्साई चीन के पास से उनका जो एक्सप्रेस हाईवे है यांगत्से से लेके और लासा तक जा रहा है, जो वाले पे जो है खतरा आता है। दूसरा जो है उन्होंने जो सीटैक उनका चला है पाकिस्तान के साथ गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है, जिसके कि ईरान से भी उनके संबंध बढ़ गए, और उनकी आखिरी कोशिश ये है कि अफगानिस्तान में भी घुसे। तो चीन अगले 5 साल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान इन तीनों इलाकों को एक तरह से अपना औपनिवेशिक बनाने के चक्कर में है। तो वहां जो है हमारी लद्दाख में जो हमारी पोजीशन है वो चीन को भारी पड़ती है। तो चीन इसलिए दोनों तरह से कर रहा है। रहा सवाल उसकी कमजोर होती आर्थिक स्थिति का, तो चीन में प्रजातंत्र तो है नहीं,
कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और वो शासन जो है वहाँ की चीनी जनता के लिए किसी भी तरह से जवाबदेही नहीं है। वो उनका ध्यान ही नहीं रखते। कुछ अगर बड़े महानगरों को छोड़ दे, कुछ इलाकों को छोड़ दे, तो बाकी चीन में बहुत ही भुखमरी, गरीबी है, कोई संसाधन नहीं है, तो वो दिखाते ही नहीं है। तो उनका जो पैसा वहां से जो बचता है, जो गरीब जनता को नहीं दे रहे हैं, तो दुनिया में इधर उधर जो कर्ज के नाम पे दे के उनकी सरकारों को अपने पक्ष में करके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का चीन का काम है। अब उनकी जो गतिविधियां लद्दाख में हुई हैं, मैं चीन को पिछले 40 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरा बिल्कुल विश्वास है कि चीन जो है वो चुपचाप बैठने वाले लोगों में से नहीं है, और वो पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करेगा। संतुलन बनने की जो बात है, पेंगांग तो लेक में हमने काला टॉप पे लेके जो कार्रवाई हुई, उससे हमारा संतुलन अब हम गिव एंड टेक उनसे डेफिनेटली कर सकते हैं। मगर गलवान वैली के और डेप्सांग का जो इलाका है, पठार है, वहां पे चीन अभी भी बढ़त बनाए हुए है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इनको उनसे जल्दी से जल्दी उनको वहां पे ये मजबूर करें कि वो वहां से बाहर निकलें। अगर उन्होंने ठंड निकाल दी, मैं पेंगांग को लेक दरबुक इलाके में रह चुका हूँ, मैंने वहाँ 3 ठंडे काटी हुई है। अक्टूबर एंड में वहाँ काफी ठंडा हो जाता है। 15 नवंबर के बाद रात का टेम्परेचर 30-35 माइनस तक चला जाता है। दिन में जो है वो -10 रहेगा, जो कि नवंबर 15 से लेके और अप्रैल एंड तक जो है वहां पर किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए सारी कोशिश ये है कि लॉजिस्टिक है, राशन है, पेट्रोल है, बाकी सप्लाई है, हथियार है, टैंक्स है, वो सारे जो है चीन उससे पहले ही वहां लगाने की पूरी कोशिश में है, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुआ है। पेंगांग से लेक के पास में उसने अपने हेलीपैड बना लिए, ऑप्टिकल फाइबर से 5G कनेक्टिविटी कर रहा है। तो जब इतनी तैयारी वो कर रहा है, तो कोई वो मैं नहीं समझता कि वो नी जर्क रिएक्शन से कोरोना या आर्थिक की वजह से वो अपने सामरिक हितों के लिए आगे बढ़ता है, और भारत के आसपास वो जितने भी देश हैं उनको वो भारत के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। मालदीव पहले हुआ, श्रीलंका हुआ, अब जीता जागता नया उदाहरण नेपाल का है। सब तरह वो पैसे की उनकी बहार होती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति कुछ है नहीं। तो इन सब समस्याओं के बीच में भारत इस तरह से उभर के सामने आ रहा है। मैं कहूँगा भाई, राजनीतिक नेतृत्व और आर्मी एयरफोर्स में जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में तुरंत एक्शन किए हैं, तो बहुत ही शानदार है। और चीन को डेफिनेटली पीछे सोचना पड़ेगा कि वो जो कर रहा है उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है खन्ना साहब, अब चूंकि चीन की अगर गतिविधियों को देखें और ऐसे हालात बन चुके हैं क्या कि अब आर पार का जो मूड है वो बनाना होगा, चूंकि रुक रुक के कुछ दिन बाद इस तरीके की गतिविधियां जो भारत अब बर्दाश्त नहीं कर रहा, लगता है कि अब आर पार के मूड में आना होगा? नहीं, आर पार के मूड के अंदर तो लगता नहीं होगा अभी, ना ही वैसे तो चाइना भी नहीं चाहेगा बाहर के अंदर। अगर आप देखा जाए तो एक 1949 के लिए इन्होंने एक, जब ये आए थे तो उन्होंने एक कहा था कि अगले 1 साल तक हम कोई वॉर शुरू नहीं करेंगे। जब वॉर हमारे ऊपर आएगी तो करना है के लिए। पर उसके बीच के अंदर एक आर्टिकल छपा था कि उन्होंने अगले 50 साल के अंदर जो है 6 लड़ाई लड़नी है। ये मतलब जब उनका जो ऑफिशियली वर्जन आया था, और उसके अंदर जो पहली लड़ाई जो आ रही है उनकी जो है वो ताइवान के साथ में 2020 से लेकर 2025 तक है। और फिर उसके बाद में कुछ आइलैंड में, स्वातले आइलैंड के लिए कह रहे हैं 2025 से लेकर 2030 तक, और 2035 से लेकर 2040 के बीच में कह रहे हैं इंडिया जो चाइना की वॉर हो सकती है। जो कहते हैं कि वो उनके हिसाब से कि हम साउथ जो है तिब्बत को वापस लेंगे। तो ये मतलब जो है अब आने के लिए तो शुरू है, ये कहना कि कल ये वॉर शुरू हो जाएगी, मेरे ख्याल से तो शुरू उनके लिए भी नहीं। अगर ये शुरू करनी होती तो वॉर अभी शुरू होनी होती तो पहले शुरू हो जाती है। लड़ाई का टाइम के अंदर अभी वो नहीं है कि मतलब जो है एक जमीनी लड़ाई जैसे कि प्लेन्स के अंदर होता है कि शॉर्ट और क्रिस्प वॉर हो, उसी माउंटेन एरिया के अंदर ये आमतौर प्रोलॉन्ग वॉर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट है। और आप खुद ही सोचिएगा 15,000 से लेकर 17,000 फीट के ऊपर के अंदर मूवमेंट किस तरह से चल सकती है। हालांकि हमारे भी टैंक गए हुए हैं वापस, उनके भी टैंक गए हुए हैं। वो टैंक से मतलब कि मूवमेंट के अंदर जब भी आप चलाओगे तो रात को उनको जब सुबह मॉर्निंग में चलाना पड़ता है ना, तो उसके लिए पता नहीं कितनी तरह से हिट देनी पड़ती है उसके लिए चल के रहेंगे। ठीक है, ऐसे में कोई मूवमेंट वगैरह इतनी ज्यादा हो नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से तो कहना क्या है, ये करेगा वो कुछ तो करेगा कि वापस वो हाइट को वापस लेने की कोशिश करे, और अगर ये डिप्लोमेटिक नहीं हुआ तो वो फिर मिलिटरी करने की कोशिश करेगा। पर अदरवाइज मेजर वॉर मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। ठीक है विवेक मिश्रा, क्योंकि सैनिक अपने स्तर पे चीन को जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उसी की भाषा में दे रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक स्तर पे भी चीन को अब चारों तरफ से घेरना होगा, ये भी बेहद जरूरी है भारत के लिए।
बिल्कुल। जैसा कि मैं शुरू करता हूँ, डिफेंस जो मेजर जनरल साहब ने बताया कि सितंबर का माह जो है वो लास्ट महीना है जब आप एश्योर्ड सप्लाई एलएसी पे पहुंचा सकते हैं। हाँ। उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी, दोनों साइड के लिए कॉस्ट बढ़ जाएंगे और चाइना पीछे जाएगा ये भी कहना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक लॉस ऑफ फेथ है उसके लिए। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना ने एक स्टेटमेंट ले लिया है, एक स्टेटमेंट निकाल दिया है कि ये हमारा है, तो यहाँ से पीछे जाना मुझे नहीं लगता है कि वो आसानी से जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने जो कुछ चीजें अभी की है, खासकर हिंद महासागर में जब आपने देखा कि एलएसी पे जैसे ही हीट बढ़ी, तो यहाँ पे करीबन ऑल डिप्लॉयबल शिप्स जो हमारे शिप्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए थे। हालांकि और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसको क्रॉस करके हमारे शिप साउथ चाइना सी में भी चले गए थे जब हीट एलएसी पे बढ़ गई थी। हाँ। तो ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी जो है, एक प्रेशर पॉइंट हिंद महासागर इतना नहीं था जितना कि अब चाइना के कॉन्फ्लिक्ट एलएसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद हो जाएगा। दूसरा कि हमारा एक क्वाड जो है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो समूह है, उस क्वाड को स्ट्रेंथन करने का एक क्लियर स्ट्रैटेजी बन चुका है। आपने अगर 2-3 दिन पहले बिपिन रावत जी की स्टेटमेंट आई थी जी, क्वाड पे वो जनरली बोलते नहीं है, लेकिन हाँ। इतना क्लियर स्टेटमेंट क्वाड पे आपके सीडीएस का, ये क्लियर स्टेटमेंट है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि फोनॉप्स जो होते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइजेस, फोनॉप्स, वो जो है इंडियन ओशन में होंगे और जो एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का स्ट्रैटेजी है उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे एक स्ट्रैटेजी चल रही है। प्लस नेगोशिएशंस की जहां तक बात है, वो रशिया उसमें अहम है, क्योंकि रशिया का एक ऐसा पोजीशन है रूस का कि वो दोनों से बातें कर सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि ब्रिक्स की भी समिट आने वाली है, एससीओ की समिट है। तो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी नेगोशिएशन की भी चल रही है और एक स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है वो भी चल रही है। तो मेरे ख्याल से दोनों का ये जो बैलेंस है ये बहुत ही अच्छा है और चीन को ये पता है। हाँ। और खासकर वेस्टर्न इंडियन ओशन में भी अभी जो है अंडमान वेस्टर्न इंडियन ओशन प्लस ईस्टर्न इंडियन ओशन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट बनाना, ये स्ट्रैटेजी काफी दिन से चल रही थी। अगर आप कुछ दिनों पहले की देखेंगे डेवलपमेंट, तो वहां पे काफी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और जब से ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है, तो दोनों स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सुंडा स्ट्रेट, दो स्ट्रेट हैं, दोनों यूज होंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे दोनों के शिप्स आएंगे और जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है, बकायदा। हाँ। और तो काफी कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी इंटरनेशनली भी चल रही है। ठीक है। पंकज, आप ये बताएं कि दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक तो ये कि चीन का जो सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो तरह तरह के झूठ फैलाता है। अब भी उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि भारत की तरफ से उकसाया गया था। दूसरा ये कि अब चीन को घेरने के लिए हर तरह की मोर्चेबंदी करनी होगी, सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, इसके अलावा सैनिक तौर पर भी हर तरफ से चीन को घेरना होगा। देखिए राजेश जी, आपके पहले सवाल का जवाब तो मैं ये दे दूं कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो सीपीसी का ही एक सेल है। वो वहाँ जर्नलिस्ट वगैरह नहीं काम करते, वहाँ बल्कि सीपीसी के ही लोग काम करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इशारे पर ही वो लोग काम करते हैं। और चीन की एक फिलॉसफी है, चीन जितने भी देशों के साथ दोस्ती करता है, अगर उस दोस्ती में कहीं से भी कोई दरार आती है तो गलती हमेशा दूसरे पक्ष की होती है। चीन तो एकदम साफ है, ये चीन का पक्ष है और एकदम क्लियर है इस बारे में। अगर कुछ भी गड़बड़ी या ऊंच नीच होगी तो दूसरा पक्ष है, मतलब चीन नहीं है। चीन तो हमेशा से ही वो बोलेंगे भैया हम तो हमेशा सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप ही गलत हैं। ये हो गई ये बात। और वो जो प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाते हैं, तो चीन में हमेशा प्रोपेगेंडा ही चलता है, रियल जर्नलिज्म वहां नहीं चलता है। ठीक है, इवन दूसरे संस्थानों में भी जो लोग काम करते हैं वहां पर भी जर्नलिस्ट के अलावा नॉन जर्नलिस्ट को भी एम्प्लॉय किया जाता है और नॉन जर्नलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। वो जर्नलिस्ट को पीछे रखते हैं, नॉन जर्नलिस्ट को प्रमोट करते हैं कि भाई आप आगे जाइए। और इसी वजह से, क्योंकि वो उनके चंगुल में रहेगा और उसके पास वो इंसाइट नहीं रहेगा जो एक जर्नलिस्ट के पास रहता है। दूसरी बात, जो आपने चीन को घेरने की बात कही, इसका जो जवाब है ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है। देखिए, आज की तारीख में हमें समझना होगा हमारी इकॉनमी 2.87 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, और चाइना की जो है 14.4 ट्रिलियन डॉलर की। बावजूद प्रोपेगेंडा, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, चाइना की जो अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सच्चाई है। ठीक है, मैं चीन के कांसू प्रोविंस तक में जा चुका हूं, जिसे कि
चीन का सबसे पिछड़ा राज्य बोला जाता है। वहां पर भी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, एकदम बीजिंग की तरह है। ठीक है, वहां की जो क्रय शक्ति है आम आदमी की, वो हमारे यहाँ के लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एक एवरेज, किसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, एक एवरेज चाइनीज की जो एनुअल इनकम है वो $9,800 के आसपास है, जबकि हमारी कुछ 250 या $300 के आसपास ही है। हाँ। और ये जो आर्थिक अंतर है, ये आप देख सकते हैं कि कितने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी है। हाँ। हमें सबसे पहले ये करना हो, जो अभी त्वरित कार्रवाई करनी है चीन के खिलाफ, वो तो अपने स्तर पर जारी रहे, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ जो भारत में गरीब आदमी है, किसान, मजदूर और बेरोजगार, इन लोगों को, बेरोजगारों को प्रॉपर रोजगार दीजिए, आप ढंग का रोजगार दीजिए। किसानों और मजदूरों की जो क्रय शक्ति है, उनके खरीदने की शक्ति है, उसे किसी तरह से कोई भी ऐसा अर्थशास्त्रियों से बातचीत करके वो उपाय बढ़ाइए जिससे कि वो बाजार में जो उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़े। जब कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। पिछले 30 वर्षों में चीन ने जिस तरीके से तरक्की की है, उन्होंने तो बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स भी अप्लाई किए हैं। पायरेसी वगैरह के आप सारी बातें जानते होंगे, किस तरह से पायरेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं वो, और भी 10 तरह के काम किए। लेकिन लोकतंत्र में अगर आप खुली अर्थव्यवस्था, जो भारत सरकार अभी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरलाइंस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बाकी जो चीजें हैं, वो सब कर, नवरत्नों का बहुत पहले उन्हें हटा करके एक प्राइवेट एंटिटी बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा कदम है, जो अर्थशास्त्री अगर आप उनसे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि हमारे जो आम आदमी की क्रय शक्ति वो बढ़े, और ये बहुत जरूरी है। जब तक वो क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, आम आदमी के हाथ में, जो गरीब मजदूर और किसान है, उनके हाथ में पैसे की ताकत नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इस काम में कम से कम 20 से 25 साल जरूर लगेगा, इससे कम नहीं लग सकता है, क्योंकि कोई भी देश जो ट्रांसफॉर्म होता है आर्थिक तौर पर, इतना समय लगना एक आम बात है। हाँ, और अभी तो वैसे ही कई तरह की चुनौतियां हम सबके सामने हैं, पूरी दुनिया के सामने है कोरोना काल में। परिहार जी, आपके पास आऊंगा। सर, ऐसी क्या वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं चीन की जो बौखलाहट है वो ज्यादा बढ़ गई है? ऐसा क्या हुआ है इन कुछ दिनों में जो चीन इतना बौखला उठा? इसके पीछे कई कारण है। मुख्य रूप से एक तो ये है कि जो उन्होंने मंसूबे बांधे थे कि पूर्वी लद्दाख में जो वो बढ़त हासिल कर पाएंगे और वो काफी आगे तक आ जाएंगे, वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा उसमें रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा हुआ। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि कोरोना की वजह से उनकी जो आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, और जो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी जिनके की वहां पर चीन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट थे, वो सारे वहां से बाहर निकलने लगे हैं। तो चीन को लगने लगा है कि ये भी एक उनके ऊपर संकट आएगा। तीसरा, कोरोना की वजह से वो आइसोलेट भी हुए हैं। आज की डेट में नॉर्थ कोरिया, टर्की, पाकिस्तान जैसे गिने चुने देश ही उनको साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो दूसरे रूप से भी वो पिछड़ते जा रहे हैं। चौथा जो है, ताइवान को जो वो सोच रहे थे कि ताइवान को वो जल्दी से अपने काबू में कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अमेरिका में ट्रंप का जो रवैया रहा है, जिसकी वजह एक तो उनकी खुद की नीतियां रही है, दूसरा नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव है। कुछ भी कहिए, तो उन्होंने पहली बार किसी अमेरिकन राष्ट्रपति ने 50 साल में ताइवान का खुल के साथ दिया है, और उसका जो असर है कि इसमें उन्होंने उनको फाइटर जेट दिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। तो चीन की वहां पे भी जो है बौखलाहट इसी वजह से बढ़ रही है। उसके बाद में क्वाड का जैसे भी डिस्कशन हुआ है, भारत क्वाड में कई सालों से था, मगर अभी एक्टिव अभी हो गया है। तो क्वाड में एक्टिव होना, मलेक्का स्टेट में इंडोनेशिया का जो है वो चाइना के खिलाफ जा रहा है, भारतीय को वहां पर वो देश बनाने की परमिशन दे रहे हैं। अंडमान निकोबार में पिछले 10 साल से हम लोग ट्राई सर्विस कमांड आगे डेवलप हो रही थी, अब वो स्टेज में आ रही है कि अगले 5 साल बाद ये जो कमांड है इतनी स्ट्रांग होगी, वहां पर हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के स्ट्रांग बेस पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जो है मॉनिटर कर सकेंगे। तो चीन को लगने लगा है कि जिस तरह से सारी दुनिया लामबंद हो गई है, भारत जो है एक उस प्रोजेक्ट से भी निकल गया है कि हमें अमेरिका या यूरोप के साथ में नहीं जाना है, हमें जो है युद्ध निरपेक्षता की नीति पे चलना है। समय के साथ में राजनीति, कूटनीति बदलती रहती है। तो आज की उसमें जो ही जैसे बात चल रही थी कि गौतम बुद्ध की और चीनी उनकी कॉन्सेप्ट की, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाजिब है। और आज के आधुनिक भारत को 62 से हमने जो है जो हुआ उसकी पहला ही उसको हमको जो सबक मिला था वो ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसने ये ब्लैक टॉप किया, ये 14 नवंबर 1962 को बना था। 65, 71, 99, 2015, 17 और अब 2020 भारतीय सेनाएं और राजनीतिक नेतृत्व जो है वो लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है। तो हमारी आर्थिक शक्ति का बढ़ना, हमारी मानसिकता में परिवर्तन होना
और चीन का चारों तरफ आर्थिक रूप से और विश्व में कूटनीति के रूप में घेरना और लद्दाख में मुंह खाना, ये सब तो चीन का पोषलाना तो अब बहुत ही वाजिब है। तो जो भी हो रहा है ये अच्छा, चीन ने जो किया था 1980 में, उन्होंने अर्थशास्त्री जो उनके थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है हमारा जो टेरिटोरियल एजेंडा है उसको पीछे रखेंगे, हमें पहले आर्थिक महाशक्ति बनना है। 1980 में भारत और चीन की जीडीपी करीब करीब बराबर थी। जब उन्होंने वो हासिल कर लिया और जब वो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में हो गए, पिछले साल 2 साल से जो है चीन ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया, जिसमें ये बिग रेट कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर शामिल है। जो चीन के लंबे मंसूबे हैं उनको भारत जो है लगाम लगाता देख रहा है, तो उसकी बौखलाहट बढ़ना लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि ये चीन जो जिस तरह का उसने एक तरह का एक वो आडंबर ओढ़ा हुआ था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, उसको भी बहुत बड़ी चोट पहुंची है। तो लद्दाख में भले ही ब्लैक टॉप में छोटी जगह हो, मगर इसका जो पूरी दुनिया में जो संदेश गया है कि चीन की सेना अपने आप को सर्व शक्तिशाली बताती है, उसको भारत का मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो ये भी एक उसकी बौखलाहट का बहुत बड़ा कारण है। खन्ना साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज का भारत 62 का भारत नहीं है। आज हमारे पास रफाल भी है और टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज में हमने अपने आप को अपग्रेड किया है। ऐसे में चीन जिस तरीके की गतिविधियां कर रहा है, एलएसी पे भी उस तरफ से भी लगातार गतिविधियां, सैन्य ताकत वो बढ़ा रहा है, उसको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं? नहीं, ऐसे देखिएगा कि अगर नंबर वाइज देखेंगे तो आएगा कि नहीं, चाइना के पास में जो है हर एक चीज के ज्यादा है करने के लिए। पर एक चीज है, हर एक चीज, हर एक जो नंबर है, चाहे वो विमान हो या चाहे वो शिप हो या चाहे वो टैंक हो या चाहे वो तोपें वगैरह हो, हर एक जगह पर नहीं लगाई जा सकती। जैसे कि इस में जैसे है कि आप जो ईस्ट लद्दाख के अंदर सभी चीजें नहीं लगा सकते, वहां पर कुछ लिमिटेड ही लगा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी किया हुआ तो 2 डिवीजन के करीब में मतलब उन्होंने अपने साइड और लेके आए हैं अपने, और वो दो उतने ही तकरीबन हमारे भी उस एरिया के अंदर डिप्लॉयमेंट हो सकता है। इससे ज्यादा ना उनकी ज्यादा लगा सकते हैं यहाँ अपने के लिए। उसके बाद में इलाज आता है कि 62 वॉर के अंदर क्या फर्क हुआ था कि हमारी एयरफोर्स लड़ी ही नहीं थी, एयरफोर्स का यूज हुआ ही नहीं था। और एयरफोर्स का भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एयरफोर्स जो हमारे जो एयर बेसिस है वो मतलब जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर है, जो समतल से ज्यादा है। तो जब वो टेक ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो है आप ज्यादा उसके अंदर फ्यूल रख सकते हो, उसके अंदर ज्यादा वो मशीन अपना जो है एम्यूनिशन रखते तो मिसाइल की ज्यादा रख सकते हैं। इसके बनिस्बत जो है चाइना के साथ में है वो जो है वो ज्यादातर तिब्बत के अंदर है, आमतौर पर कितनी है 10,000 15,000 से ऊपर है। तो उसमें वो उनकी जो रीच है आगे जाने के लिए और जो उसके साथ में जो लेके जा सकते हैं साथ में अंदर अपने हवाई जहाज के अंदर उतने कम है रखने के लिए। तो कहने का मतलब वो कहें कि वो वहां से आके बॉम्बे में आ जाएंगे, नो पॉसिबल। वो आकर मतलब नजदीक आके तैयारी के लिए हमारे जो एयरक्राफ्ट जैसे हैं वो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं इन टाइप के लिए और ज्यादा नुकसान के लिए कर सकते हैं। तो इस तहत आपने देखा होगा कि ज्यादातर आजकल जो एयरफोर्स की हरकत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बनिस्बत जैसे आधुनिक बढ़ेगी तो उसके साथ साथ में एयरफोर्स की काफी हरकत वगैरह बढ़ी रही है। और इसी के साथ जैसे जैसे हमारा आता है तो हमारे पास में ये रफेल जो एयरक्राफ्ट जो है आते जाएंगे। इसका जो है रफेल जो है एक आगे की मतलब जो है कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट है और उससे थोड़ा सा जितने ज्यादा होंगे ये नहीं कह सकते कि 5-6 एयरक्राफ्ट आदमी वॉर जीत सकता है, पर इसके साथ में तो उससे थोड़ा जो पड़ता है किस जगह पर मतलब जो उनको लगाया जाए कितनी है। तो और दूसरे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि चाइना के साथ में अगर कुछ भी लड़ाई हुई तो चाइना अकेले ही नहीं होगा, चाइना के साथ में पाकिस्तान जरूर पंगा लेगा। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मतलब जो है हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि चाइना अलग अलग आएगा तो पाकिस्तान का भी आएगा। तो पाकिस्तान के साथ में हमें ये 2 फ्रंट वॉर हमेशा लड़नी पड़ेगी इन द फ्यूचर अगर किसी तरीके से हालात बनते रहेंगे। तो हमें ये कहना कि मतलब अगर चाइना के साथ में अगर है यस हम उनको कर सकते हैं, पर साथ ही साथ में हमें जो है साथ देखना ही है कि अगर आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने पीओके के अंदर अपने एक डिवीजन प्लस लेके आ गए हैं वहां पर नहीं थे, एक ब्रिगेड कम मतलब करेंगे तो वो और ट्रूप्स वहां पर लेके आने के लिए जरूरत है। तो ये जो है 2 फ्रंट वॉर जब हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये नहीं है कि उसको मतलब जो है रोल डाउन करने के लिए। दूसरी बात यह है कि एक किस्म से ये जो है एक किस्म से
CPC जो इन्होंने जो की है, और साथ साथ इन्होंने जो अपनी चाइना जो अहमियत बना रहा है सभी जगह पर के लिए, उसके अंदर एक जो एशिया के अंदर उनके साथ में एक किस्म जो है एक कांटा है, वो है इंडिया। और अगर वो इंडिया को थोड़ा सा दबाव करते और मिलिटरी जो है उनके लिए बिल्कुल स्मूथ सेल है, उनको कोई जो है ग्लोबल के अंदर नंबर 1 जो है पावर में आने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। हाँ। तो इसी वजह से जो है अभी जब बताया गया था कि क्वाड है, उससे बहुत महत्व मात्रा उससे नहीं करने के लिए तो वाई अमेरिका, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई जापान दे गॉट टुगेदर। तो इसी बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट ओनली टू चेक चाइना, ठीक है। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया के शक्तिशाली देशों को एकजुट होकर चीन के खिलाफ दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि चीन की वजह से आज दुनिया पूरी तरीके से प्रभावित है। अमेरिका भी अलग अलग तरीके से चीन के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। तो अब वक्त है कि दुनिया के शक्तिशाली देश एकजुट होकर चीन पर दबाव बनाए कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आए। जी देखिए, चीन की जहां तक चाल की बात है, अंग्रेजी में कहते हैं कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। तो जैसे ही ये कोरोना का जितना भी इनके ऊपर इल्जाम आने लगा कि चाइना से ही ये वायरस निकला है, उससे पहले उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स खोल दिए और काफी अग्रेसिवली खोल दिए। तो आपने देखा कि एक नहीं बल्कि साउथ चाइना सी, यहाँ पे LAC प्लस वियतनाम के 2 बोट्स उन्होंने डुबा दिए साउथ चाइना सी में। तो काफी मल्टीपल पॉइंट्स अग्रेसिवली खोल दिए हैं। इसका एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड ये भी है कि वो एक मेजर पावर का इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेक करना चाहता है चाइना, कि अगर चाइना के लिए ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां के जिसके बाद वो एक मेजर पावर कहलाएगा। बट इसका एक नतीजा ये भी निकलता है कि ये भारत के लिए भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इससे ये जरूर पता चल गया है, काफी क्लैरिटी आ गई है हमारे कुछ नीतियों में। हाँ। जैसे आप देखें तो जो क्वाड था, क्वाड में काफी और 2+2 मैकेनिज्म जो है हमने काफी स्टैब्लिश कर दिए हैं। अगला ऑस्ट्रेलिया है, अभी जापान और अमेरिका के साथ 2+2 का मैकेनिज्म चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया लाइन में है। एक इम्पोर्टेंट जियोस्पेशियल एग्रीमेंट है BECA, जो कि काफी दिन से पाइपलाइन में है भारत और अमेरिका के बीच में। ये अक्टूबर में जो 2+2 डायलॉग होने वाला है क्वाड, उसमें ये मोस्ट लाइकली इसमें अनाउंस होगा कि बेका जो है साइन हो चुका है। बट इसमें अहम बात ये भी है कि हमने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जिसको बोलते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ। तो आप पिछले कुछ एग्रीमेंट्स अमेरिका से, खास एग्रीमेंट जिसको फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बोलते हैं, वो 3 है, जो 3 या 4 हैं। 2 हमने ऑलरेडी साइन कर चुके हैं ठीक है अमेरिका के साथ। हाँ। तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो गया, कोमकाजा हो गया। कोमकाजा में हमने ये साफ कर दिया कि जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो इंक्लूसिव हैं उस पर हम साइन नहीं करेंगे। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बिना खोए, हाँ। मेरे ख्याल से एक क्लैरिटी आ चुकी है। तो उस लिहाज से भारत के लिए भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि नीति में क्लैरिटी आ रही है। हाँ। पंकज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि भारत को सबसे पहले प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हाँ। हमें रिएक्शनरी पॉलिसी छोड़ना पड़ेगा कि चाइना ने ये किया तो हम बदले में वो करें, पाकिस्तान ने ये किया तो हम वो करें। जैसे चाइना ने 2050-2080 तक का अपना एक प्लान बनाया है और 1978 में तंग शॉपिंग ने इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी थी और उस समय ही मतलब उन्होंने एक नई दिशा दी थी चीन को। हमारे पास भी एक इंडिया का फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, टूरिज्म में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा, बैंकिंग में हम क्या करेंगे। हाँ। ठीक है। और अभी आपको एक चीज और बताऊं, इंडिया और चाइना में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इंडिया सर्विस सेक्टर में है और आगे है, बहुत आगे है, और चाइना प्रोडक्शन में आगे है। जब मैं साल 2012 में चीन में गया था तो वहां पर मुझे मेरे एक चीनी सहयोगी ने बताया था कि अंदर खाने चीन की जो थिंक टैंक में चर्चा होती है वो ये होती है कि चाइना जो है फैक्ट्री के तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और इंडिया जो है कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो फैक्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर का जब मुकाबला होता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा एक एज पर रहता है, आगे रहता है। ठीक है। तो इसे देखते हुए अब चीन प्रोडक्शन में आगे है। तो उसके बाद आप देखिए 2015 ऑनवर्ड चीन ने सर्विस सेक्टर में कितना तेजी से विस्तार किया है, चाहे उसका टेंसेंट ग्रुप हो, चाहे अलीबाबा ग्रुप हो, चाहे बाइट मीडिया, डांस बाइट कंपनी हो, और भी ढेर सारी कंपनीज जो है
वो निकल करके आ रही हैं सर्विस सेक्टर में। और चीन में अगर आप प्राइवेट बिजनेसमैन भी हैं और आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या आपकी राह में कोई अड़चन आ रही है, तो चीन की सरकार आपकी पूरी मदद करती है, रॉ मटेरियल से प्रोफेशनल्स को उपलब्ध कराने से लेकर के बाजार तक उपलब्ध कराने में। तो ये सारे जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं हमें तुरंत उठाने होंगे और एक ब्लूप्रिंट जरूर बनाना होगा जिससे कि हम आगे निकल सकें। तो उसमें ये होता है कि आपकी राह जब एक साफ सुथरी राह होती है तो आपको कोई भी अड़चनें आती हैं रास्ते में, आपको आपका टारगेट तक पहुंचने से डिगा नहीं पाती हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स इंडिया को करने होंगे, तब जा करके हमारा जो रास्ता होगा और साफ होगा और भविष्य बहुत क्लियर होगा। ठीक है पंकज, क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछले कई दिनों में कई समझौते जो थे चीन के साथ उन्हें रद्द किया गया, कई टेंडर थे उनको हटाया गया, कई ऐप्स जो हैं उनको बैन किया गया आर्थिक शिकस्त देने के लिए, क्या उसकी बौखलाहट जो है वो इस तरीके से निकल रही है जो हमारे सामने है? देखिए, भारत के साथ जो चीन का व्यापार है वो 84.3 बिलियन डॉलर का है, वो अभी 1 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंचा है। बनस्पत उसके कि अमेरिका और जापान, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़े तादाद में व्यापार हो रहा है। लेकिन ये जो समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हम जी रहे हैं, जब अमेरिका से व्यापार युद्ध चल रहा है। कोरोना की वजह से दुनिया भर के देशों ने व्यापार प्रतिबंध, एक अनकहा व्यापार प्रतिबंध चीन के ऊपर लगा रखा है। तो इस समय चीन को एक छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी लगेगी। और भारत ने ऐसा कहते हैं ना कि लोहा गर्म होने पर चोट करना, तो भारत ने वही काम किया है। हालांकि इसकी शुरुआत चीन ने की थी। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन चारों खाने घिर गया है, चारों दिशाओं में घिरा हुआ है। और ये जो भारत ने कदम उठाया है, इससे चीन को, भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए। और भी आगे भी जितने भी समझौते चीन के साथ हम भूतकाल में हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, उसके ऊपर भी समीक्षा अच्छी तरह से करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चीन में कोरोना फैला था, सबसे पहले वहां जो विदेशी निवेशक थे वो छोड़ के अपना व्यापार भागे थे। तो चीन के ही व्यापारियों ने, जिनके पास अथाह पैसा है, उन्होंने धूल के भाव वो व्यापार खरीद लिया। उसके बाद जब ये कोरोना दूसरे देशों में फैला तो उन देशों में चीनी व्यापारियों ने जाकर के उनके अपने जो देसी व्यापार हैं उन्हें भी धूल के भाव खरीद दिया। आपको याद होगा HDFC बैंक में भी 2% का शेयर चीन ने खरीदा था। तो बिजनेस इंटेलिजेंस ने पीएमओ को सीधे रिपोर्ट की थी। उसके बाद भारत ने तुरंत, मोदी सरकार ने ये नीति बदली थी कि भारत की जो सीमाएं, जमीनी सीमाएं जिन देशों से लगती हैं, उन्हें सरकारी बैंकों के थ्रू ही निवेश करना पड़ेगा। तो चीन के इस समय जो भारत ने चोट की है वो बाकी देश तो कर ही रहे हैं, और भारत ने जो भी चोट की है ये चीन को इस समय बहुत भारी लग रही है। और ये बौखलाहट वाकई में सीमा पर दिखाई दे रही है हमें। परिहार जी, अब स्थायी समाधान क्या दिखाई देता है? ये हरकतें रुक के आती रहेंगी या इससे पहले भी हुई हैं? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी काफी अपडेट है, छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया पे तुरंत आ जाती हैं। क्या ये अब होने लगा या पहले से होता रहा है, और इसका स्थायी समाधान क्या है? देखिए, ये तो सब होते आ रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो 62 के बाद फिर संसद में हुआ, उसके बाद सोमोजुम में भी हुआ है जिसमें भारत को बहुत जवाब दिया था 88-89 में, 2008, 2013, 15 तो चलते रहेंगे। ये जो एक तरह के टैक्टिकल मूव जो होते हैं वो रुकना नहीं है। यहाँ सवाल भारत के ब्लू प्रिंट का, तो मैं समझता हूँ कि भारत ने पिछले 10-12 साल में बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोग सर्विस सेक्टर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत डेवलप कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। और बाकी एग्रीकल्चर सारे फील्ड में अब अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि भारत की सब तरफ से ठीक चल रहा है। सिर्फ हम लोग जो है, जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश है, उनके साथ में हमारे संबंधों का एक मामला ऐसा है जिसमें कि कंसेंसस हमारे यहाँ पॉलिटिकल नहीं है और हम लोग सफल नहीं हो जा रहे। वहाँ सवाल इसका स्थायी समाधान क्या है? तो स्थायी समाधान ये है, मैं ये मानते चलता हूँ कि कोई ऑल आउट युद्ध तो इसमें होना नहीं है, ना चाइना अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करेगा। भारत को लीड लेके जो है, इसमें जो है हमें अब टाइम आ गया है कि अब LAC और परसेप्शन में जो वर्ड है इनको हमें अब भूल जाना चाहिए। और जब भी कोई कभी स्थायी समाधान होगा तो वो ऐसा होता है कि जिसमें कुछ आपको भी पसंद नहीं आएगा, कुछ मुझे भी पसंद नहीं आएगा। ये तो हमेशा ही होता है। मगर एक मोटा तौर से मैं मानते चलता हूँ, जो कंसेंसस पिछले 40 साल में जितनी भी सरकारें रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, UPA, NDA, जो भी रहे हैं, चीन के लेके हमारा एक तरह से ये हो गया है, चीन की जो सरकारें रही है वो मान के चलती रही है कि जो स्टेटस को है LAC का, वही शायद आगे के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है। और एक तरह से वो मान के चलते रहे और बीच में भी शिपिंग में उसमें चेंज करने की कोशिश करी। और यही वजह थी कि पिछले
43 साल से यहाँ पर एक भी गोली नहीं चली थी। अब चीन उससे डेविएट हुआ है तो अल्टीमेटली उनकी कोशिश यही है कि हम जो है अपने हिसाब से चेंज कर लें, बिकॉज इसके बाद आगे एलओसी में कोई चेंज होना नहीं है और ये अनरिटन और अनडिक्लेयर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह ही रहेगा। तो स्थायी समाधान जो है मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में इसका जो है करीब करीब होना संभव है। ठीक है खन्ना साहब, अब जहां पे दोनों सेनाएं आके जिस मुहाम पे खड़ी हैं वहां से भारत के लिए अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। अब जहां तक आगे तो आगे बढ़ना होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। इनफैक्ट पीछे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। गए क्यों थे हम वहां पर आगे रहने के लिए, वहां से रहेंगे और आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही डिफेंसेस जो कहते हैं ना कि डिफेंसेस कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, वो बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे वहां पर जो है रहेंगे हम, डिफेंसिव उसी तरीके से और पक्की तरीके से होती रहेंगी और जो है उसको जो है एक किस्म से आगे आकर इम्प्रेग्नेबल हो जाती हैं। और आमने सामने अभी जो अगर दोनों सेनाएं रहती हैं तो आमतौर पर तो ये छोटी छोटी चीजें बच चलती रहेंगी और ये हमें असर करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल जैसे कि पहले शुरू के अंदर आपने देखा होगा कि कोर कमांडर ने बोला था कि आपस में 3 किलोमीटर का गैप होना चाहिए। तो आपस में तो 3 किलोमीटर गैप नहीं रखा, आगे आ गए वो बीच में। तो इसी वजह से हमें भी फिर वो जो अनऑक्युपाइड एरिया था उसको जो सदर्न जो है उसे हमने भी अपनी जो है हाइट जो है गेन कर ली है। तो ये जो अभी जो है दोनों सेनाएं जो है इस किस्म से जो है अपनी तैयारी करती रहेंगी। वेरी उसी हालात के अंदर वेरी सिचुएशन आपस में जो डिस्कस करते रहते हैं, क्या क्या हालात हो सकते हैं, क्या कितने तरीके से जो है एनिमी जो कर सकता है और किस तरीके से जो है हमें भी करना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये डिफेंस ही जो है हर एक चीज नहीं है। ऑफेंस जो है हमेशा रहनी चाहिए और कभी ये सोचना चाहिए कि नहीं हम हमेशा डिफेंसिव में ही रहेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं। और कुछ एक टाइम आता है जब हमें पता लगता है कि कहीं से वो उनको कहीं है करने वाले हैं तो हमें मतलब ऑफेंसिव में भी जाना चाहिए। ये नहीं कि वहां पर रुकना चाहिए। अगर कोई मौका मिलता है तो हमें जाना चाहिए। वो अपना एरिया तो है, 5 बार के अंदर उन्होंने जो ले लिया था। हम तो पाकिस्तान उनके जा रहे हैं, हम तो अपने एरिया में जा रहे हैं। वो एरिया जो हमला ने लिया उसको हम वापस लेके जा रहे हैं एरिया के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब जो है हम पीछे आएंगे, आज जाएंगे तो आगे जाएंगे, पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है विवेक, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या रणनीति भारत को बनानी होगी चीन की घेराबंदी के लिए? देखिए, एक इंटरनेशनल स्टेज पे जो चल रही है कोऑर्डिनेशन वो तो चलती ही रहेगी और चलनी भी चाहिए। बट जहाँ तक आपने समाधान की बात कही है, काफी ट्विटर वगैरह पे काफी एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जैसा एक डिमिलिटराइज जोन होना चाहिए जहाँ पे दोनों पार्टी नहीं आ सकते। ये आपको बता दूं कि ऐसा फीजिबल है ही नहीं, क्योंकि एक तो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे, उसको मॉनिटर करना और साल भर मॉनिटर करना, खासकर विंटर में, खासकर सर्दी में ये पॉसिबल है ही नहीं। प्लस दूसरी बात ये है कि डिमिलिटराइज जोन में दोनों पार्टियों को कुछ न कुछ अपना जो लैंड है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल पॉसिबल नहीं। तो और जो इसका जो इम्प्लीकेशंस है, इसके इम्प्लीकेशंस में ये होगा कि चाइना और इंडिया डीकपल हो जाएंगे। जो एक डीकपलिंग अमेरिका और चीन के बीच में चल रही है, वो एक लंबी स्ट्रैटेजी भारत ने ऑलरेडी बना ली है। 63 देशों का एक लिस्ट प्रिपेयर किया गया है, जहां पे हमारे सप्लाई लाइन ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएंगे चाइना से करीबन 7 से 10 साल में। तो इसका समाधान एलएसी पे कुछ नहीं होगा, बट आर्थिक और वगैरह वगैरह काफी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक मिश्रा प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। JKS परिहार जी आपका बहुत शुक्रिया, पंकज श्रीवास्तव शुक्रिया और BK खन्ना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया प्राइम न्यूज को, चर्चा में सवालों के जवाब दिए। लेकिन सवाल यही है कि अब जिस तरीके से हरकतें चीन कर रहा है, भारत उसका हर स्तर पे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चाहे सैनिक स्तर पे हो या फिर आर्थिक स्तर पे। हर तरफ से भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।